हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली यह वीडियो क्लास 9th 10th 11th और 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में दिक्कत आती है। और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री के और भी चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर होते हैं, सभी चैप्टरों को समझने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। चलिए सबसे पहले इसी को हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का, और विन्यास का अर्थ होता है वितरण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के विषय में हमें पहले ही जानकारी है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परमाणु। और परमाणु के केंद्र में एक खोखला गोलीय भाग होता है इस तरीके का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर इस तरीके से कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं तो बहुत सी होती हैं, नाभिक के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो होता क्या है कि इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके की जो निश्चित कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाद ये हमारी हो जाएगी पहली कक्षा, और ये हमारी दूसरी कक्षा, ये है तीसरी कक्षा। ठीक है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इन्हीं नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा जो होगा वो इसके अपोजिट, दोनों के घूमने की दिशा जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम करेंगे कैसे या कहाँ करने की जरूरत पड़ती है? तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इस नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाएं होती हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्हीं में हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होता है। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो नियम बनाए गए हैं, या दो नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए दो नियम है। कौन कौन से हैं? एक तो है अफबाउ का नियम और दूसरा है बोरबरी नियम। पहला है अफबाउ का नियम, यानी कि अफबाउ के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, और दूसरा है बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम, इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन जो नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षाएं होती हैं, हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर बाहर की तरफ जो निश्चित कक्षाएं होती हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब देखना है यहाँ पे ये है कि ये जो कक्षाएं हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं कि पहली कक्षा है और दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तो सेम इसी तरीके से इन कक्षाओं के अंदर भी कक्षाएं होती हैं। जैसे ये मान लो पहली कक्षा है तो इस कक्षा के अंदर भी हो सकता है एक कक्षा हो, दो कक्षा भी हो सकती है। जैसे मान लो ये दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा के अंदर भी एक कक्षा हो सकती है, या दो कक्षाएं हो सकती हैं, या तीन कक्षाएं हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। जैसे मान लो कोई क्लास होती है, जैसे 9th 10th 11th जो भी होते हैं, मान लो जैसे 12th का ही है या 10th का हम ले ले रहे हैं, मान लो क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th है, तो इसमें देखते हो कि कॉलेजों में क्या किया जाता है कि कई सबसेक्शन इसमें बना दिए जाते हैं। जैसे 10th A कर दिया जाता है, 10th B कर दिया जाता है, 10th C और 10th D। इस तरीके से लगभग सभी विद्यालयों में अगर विद्यार्थी रहते हैं तो वहाँ पे लगभग 4 सबसेक्शन यानी कि 4 उप कक्षाएं बनाई जाती हैं। तो सेम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास तो हमारी 10th ही है, लेकिन उसके अंदर भी इसे एक
उप कक्षाओं में बांट दिया गया है, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D। सेम इसी तरीके से ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं के अंदर भी कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम उप कक्षाएं कहते हैं या उपकोष भी कहा जाता है। ये जो कक्षा है यहाँ पे, इस कक्षा भी कहते हैं या हम इसे कोष भी कह सकते हैं। कोष, कक्षा को कोष भी कहा जाता है। तो इन कक्षाओं के अंदर भी कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम उपकोष या उप कक्षाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे A, B, C, D होती हैं, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D होती हैं। सेम इसी तरीके से ये जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंदर जो कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम उपकोष या उप कक्षाएं कहते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से उपकोष या उप कक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक S उपकोष, T उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। अब इन उपकोषों की एक निश्चित आकृति होती है। इन उपकोषों की एक निश्चित आकृति होती है। जैसे यहाँ पे पहले हम देख ले रहे हैं S उपकोष। ये जो S उपकोष होता है, इसकी जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। जो P उपकोष होता है, इसकी आकृति होती है डंबलाकार, मतलब जैसे डमरू होता है उसी के आकार का। कुछ इस तरीके से। और जो डी उपकोष होता है, उसकी आकृति होती है डबल डंबलाकार, यानी कि डबल डमरू के आकार की आकृति होती है। कुछ इस तरीके से। और जो एफ उपकोष होता है, इसकी जो आकृति होती है वह अनिश्चित होती है, यानी कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो एस उपकोष जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। पी उपकोष जो होता है उसकी आकृति डंबलाकार, एक डमरू के आकार की। और जो डी उपकोष होता है उसकी आकृति डबल डंबलाकार होती है। और एफ उपकोष की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। चलिए अब देखते हैं। ये जो एस उपकोष है, एस उपकोष, इनके अंदर कोष तो हो ही गए, उपकक्षाएं तो हो गई, लेकिन इनके अंदर भी आर्बिटल होते हैं। मतलब एस के अंदर केवल एक ही आर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 आर्बिटल होते हैं। इस तरीके से 3 आर्बिटल होते हैं। डी के अंदर 5 आर्बिटल होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आर्बिटल। इसके अंदर केवल एक ही आर्बिटल, डी के अंदर 5 आर्बिटल। और जो एफ उपकोष होता है, इसके अंदर 7 आर्बिटल होते हैं। इसके अंदर 7 आर्बिटल होते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आर्बिटल। ये जो पी आर्बिटल होते हैं, इसमें इनका नाम होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। और उसके बाद जो डी उपकोष है, इसके जो आर्बिटल होते हैं ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 5वां डी जेड स्क्वायर। इसे आप लोगों को एफ उपकोष को केवल इतना ही अभी याद रखना है कि एफ आर्बिटल में केवल एफ उपकोष में केवल 7 आर्बिटल होते हैं, क्योंकि इसकी आकृति अनिश्चित होती है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं इसके प्रकार। बस केवल अभी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोगों को याद रखना है कि जो एफ उपकोष होता है, इसमें कितने आर्बिटल होते हैं? 7 आर्बिटल होते हैं। 7 आर्बिटल, ठीक है। एस उपकोष के अंदर ये उपकोष हैं, एस पी डी एफ, ये सब के सब उपकोष हैं। एस उपकोष के अंदर 1 आर्बिटल, पी उपकोष के अंदर 3 आर्बिटल, डी उपकोष के अंदर 5 आर्बिटल और एफ उपकोष के अंदर 7 आर्बिटल होते हैं। अब ये आर्बिटल हैं, इन्हीं आर्बिटलों में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। और एक आर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक आर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनके घूमने की जो दिशा होती है वह एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे मान लिया गया कि एस के आर्बिटल, एस का ये एक आर्बिटल है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करेगा। सेम इसी तरीके से ये हमें पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों के घूमने की दिशा जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है। सेम उसी तरीके से इसमें एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये भी एक ऑर्बिटल है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, और उनके घूमने की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये बेसिकली एक हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है। कुछ इसी तरीके से किया जाता है। ये हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया है यहाँ पे। तो एक ऑर्बिटल में होता क्या है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस उपकोष में अगर हम जानना चाहें कि एस उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एस उपकोष के अंदर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एस उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इनके बता सकते हैं 1 2। तो ये यहाँ पे लिख गया है उपकोष, और इधर हम लिख ले रहे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एस में हम देख रहे हैं 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में कितने रह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी में कितने रह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसमें गिनेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोगों को याद रखना है इतना सिर्फ कि उपकोष कितने होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी और एफ। तत्वों के संदर्भ में इन्हें हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आज हम आपबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। किस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप लोगों को पता हो गया कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसे हम यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं, एस पी डी एफ। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ये हम लिख ले रहे हैं। आज हम सीखेंगे आपबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपबाहु है क्या। तो यहाँ पे ये जो आपबाहु वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना है कि ये किसी एक वैज्ञानिक के नाम जैसा हमें लगता है कि किसी विदेशी वैज्ञानिक का नाम होगा, किसी फॉरेनर साइंटिस्ट का, बट ऐसा नहीं है। ये आपबाहु क्या है, आपबाहु एक जर्मन भाषा का एक शब्द है। आपबाहु क्या है, आपबाहु जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण करना या रचना करना, निर्माण करना या रचना करना। तो आपबाहु क्या है, आपबाहु जो वर्ड लिखा हुआ है, आपबाहु जो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। ठीक है। इसके बाद अब देख रहे हैं कि आपबाहु का मतलब ही होता है निर्माण करना या रचना करना। तो जब भी हमें किसी भी चीज का निर्माण करना होता है या रचना करनी होती है तो हमें उसके आधार की जरूरत होती है। जैसे अगर मकान आप लोगों को बनाना है तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी नींव बनानी पड़ती है, यानी कि उसका आधार बनाना पड़ता है। अगर हम मैथ में किसी भी आकृति की रचना करते हैं, मान लीजिए अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका आधार बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये चाप लगाना पड़ेगा, यहाँ से एक चाप लगाना पड़ेगा और फाइनली हमें एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को यहाँ से हम मिला देते हैं ऐसे, तो देख रहे हैं कि एक
कि त्रिभुज बन जाता है। तो जिस भी चीज की चाहे रचना करनी हो या निर्माण करना हो तो उसके लिए हमें उसके आधार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आपबाहु है क्या, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है निर्माण करना या रचना करना। तो अगर हमें किसी चीज का निर्माण या रचना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका आधार बनाना पड़ेगा। तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार यही है जो उपकोष है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को बांटना रहता है। तो ये एक फिक्स पैटर्न होता है कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उस तरीके से। तो उसी के लिए तो यहाँ पे इन उपकोषों में SPDF जो उपकोष होते हैं इनमें ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो कैसे कैसे मतलब कि किस उपकोष की एनर्जी कम होगी, किस उपकोष की एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, ये सब जानने के लिए हम निर्माण या रचना करते हैं इनकी सहायता से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक निर्माण, एक फिगर टाइप एक रचना करने जा रहे हैं। तो उसे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। अपने नोटबुक में साथ ही साथ बनाते चलना, तो आप लोग आसानी से सीख जाएंगे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में कुछ इस तरीके से लाइनें खींची हुई होंगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में इधर थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए यहाँ पे लिखना है 1s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन ये वाली लाइन छोड़ के फिर आपको यहाँ पे लिखना है मान लो 2s, फिर एक लाइन छोड़ के इस तरीके से कुछ लिखना है, ठीक है। चलिए हम एक साथ ही लिख दे रहे हैं फिर से। तो ये हो गया 1s, फिर एक लाइन छोड़नी है, हमें लिखना है 2s, फिर एक लाइन छोड़नी है और लिखना है 3s, फिर एक लाइन छोड़नी है, लिखना है 4s, फिर एक लाइन छोड़नी है, लिखना है 5s, फिर एक लाइन छोड़नी है, लिखना है 6s, और एक लाइन छोड़ने के पश्चात फिर लिखना है 7s, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास जो उपकोष हैं वो 4 ही हैं। कौन कौन से, S, P, D और F। इनकी काउंटिंग अगर हम करें तो 1, 2, 3 और 4, कुछ इस तरीके से इनकी काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि S पहले नंबर पे आ रहा है, तो जो S की शुरुआत की गई है वो 1 से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद P हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो P उपकोष की शुरुआत होगी वो दूसरे नंबर से होगी। तो उसे लिखना कहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2s और 3s के जो नीचे हमने एक लाइन छोड़ी हुई है वहां पे हमें लिखना है 2p, ठीक है। उसके बाद 2p के बाद फिर एक लाइन ये जो 3s वाली है, ये 3s वाली लाइन छोड़ देनी है आप लोगों को। उसके बाद फिर लिखना है यहाँ पे 3p, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है 4p, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है 5p, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है 6p, ठीक है। उसके बाद d हम देख रहे हैं 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 के नीचे ही लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 के बाद ही उसके नीचे ही 2 लिखा गया, 3 तो 3 के नीचे ही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन छोटी हुई होगी, 3p और 4p के बीच में एक लाइन छोटी हुई होगी, तो वहाँ पे हमें लिखना है 3d, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है 4d, फिर एक लाइन छोड़ के आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, 5d भी चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद F आता है चौथे नंबर पे, तो 4 से स्टार्ट होगा, तो ये 4d और 5d के बीच में ये जो लाइन छूटी हुई है यहाँ पे हमें साइड में लिख देना है 4f। इसके बाद अगर आगे कभी जरूरत पड़ती है आप लोगों को तो इसी के बाद एक एक लाइन छोड़ते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब इस तरीके से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो इसे बनाने में आसानी होती है, क्योंकि यही बनाना इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। अगर ये आप लोग बना लेते हैं तो आप बाहु के नियम से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। उसके बाद फिर होता क्या है, इसमें इस तरीके से काटने में थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप ही दिखता रहता है कौन किससे कटेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। आप देखें इसके बाद करना क्या है, इस तरीके से तिरछा सबको काट देना है, इस तरीके से सभी को। सब दिख रहे हैं, सब एक ही सीध में आ रहे हैं तिरछा करने पे, कुछ इस तरीके से काट देना। ध्यान देना जो जैसे ये कटे हुए हैं सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी काटना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एरो बना देना है सभी में इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद इस एरो को कुछ इस तरीके से मिला देना है, सभी को ऐसे घुमा के मिला देना है, सभी को इस तरीके से घुमा के मिला देना है आप लोगों को। और देख रहे हैं कि ये हमारे पास हमने कुछ निर्माण या कुछ रचना की, ठीक है। अब ये रचना या निर्माण हमें बताता क्या है, ये जितने भी उपकोष हैं, ठीक है, इनमें
जैसे जैसे हम इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, इस तरीके से आगे जाएंगे, इनकी एनर्जी लेवल जो होगा, ऊर्जा स्तर जो होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, ऊर्जा के बढ़ते विक्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो चलिए इसे फिर हम इधर क्रम से लिख लेते हैं। जैसे इसने सबसे पहले देख रहे हैं किसे कट किया है इसने 1s को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1s, और s में हमने देखा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और इसे हम पढ़ेंगे 1s2। यहाँ पे 1 क्या है, 1 होती है कक्षा या कोश, कक्षा या कोश है। s क्या है, s उपकक्षा या उपकोश, और ये जो 2 लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो समझ लिया आपने, उसे 1s2 पढ़ेंगे। इस तरीके से बारी बारी जैसे जैसे इसने कट किया है सेम इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसने किसे कट किया 1s को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 गामा। उसके बाद देख रहे हैं कि 2s को कट किया तो 2s, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो इसे पढ़ा जाएगा 2s2। उसके बाद हम देख रहे हैं 2p, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो 2p6। 2p के बाद देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 3s को, दिया जाएगा 3s, और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये कट कर रहा है 3p को, तो 3p और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3p के बाद देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 4s और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 3d को, 3d और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। 3d के बाद हम देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 4p को, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 5s को, 4p के बाद 5s को, और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम देख रहे हैं 4d को कट कर रहा है, तो 4d और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। 4d के बाद ये कैसे कट कर रहा है 5p को, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। 5p के बाद देख रहे हैं कैसे कट कर रहा है 6s को, और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके पश्चात ये 4f को कट कर रहा है, तो 4f और f में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5d को कट कर रहा है, 5d अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10। उसके बाद 6p को, 6p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 7s, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो ये आगबाहु का अर्थ है निर्माण करना या रचना करना। तो हमने कुछ निर्माण किया उपकोषों का, एक रचना की हमने, उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो रिजल्ट ये प्राप्त हुआ हमें, उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये एनर्जी के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सभी के सभी रखे गए हैं। अब मान लो यही इंपॉर्टेंट है, इसे बनाना सीख जाएंगे आप लोग। इसे बनाने की आप लोगों को कई बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, बनाना है खुद से। उसके बाद इससे मैच करा लेना है, अगर कोई गलती होती है तो इसे देख के आप लोगों को सही कर लेना है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बनाना सीख जाएंगे, और ये बनाना सीख जाएंगे तो कुछ सिंपल सा ही है, बस जैसे जैसे कट कर रहा है सबको लिख देना है। और आप लोगों को ये पता ही हो चुका है कि ये जो s, p, d और f उपकोष हैं इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बताइए s उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद सब में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने रह सकते हैं सिंपल सा जैसे जैसे कट करते चला जा रहा है सेम वैसे ही लिख देना। यही मेन है इसका, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर ये चीज आप लोग बना लेते हैं और इससे ये रिजल्ट निकाल लेते हैं तो आप किसी भी तत्व का, जितने भी तत्व हैं, आप इसकी सहायता से पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं अफबाहु के नियम से कि हम कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हमें पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 12।
तो आप लोगों को एक काम और भी करना है कि आप लोगों को परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक, कम से कम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक तत्वों के नाम और उनका प्रतीक याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आगे जरूरत पड़ेगी तो वो आवर्त सारणी में सीख जाएंगे कि हाँ कौन सा तत्व कहाँ पे है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है। बेसिकली इतनी ही ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती है, 1 से 30 तक के तत्वों की जरूरत हमें ज़्यादा पड़ती रहती है। इस वजह से आप लोगों को करना क्या है, 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का नाम क्रम से, उनका परमाणु क्रमांक और उनका प्रतीक क्या होता है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ये प्रतीक है Mg से लिखा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक है 12। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझ लीजिए, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। तो ये मैग्नीशियम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें उस तत्व के विषय में यह जानकारी देता है कि उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और उस तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, तो यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है, और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 12 है। मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 12 है और प्रोटॉन भी 12 है। बस अंतर इतना है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे कैसा होता है, धन आवेश होता है। इसी वजह से होते क्या है कि यहाँ पे 12 ऋण आवेश और 12 धन आवेश उपस्थित होते हैं, और दोनों की 12 धन आवेश और 12 ऋण आवेश अगर दोनों को हम संयोजित कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो 12 ऋण आवेश और 12 धन आवेश दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, 0 को ही हम विज्ञान की भाषा में उदासीन कह देते हैं, 0 आवेश। बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब ये 12, इसका मतलब है 12 ऋण आवेश और इसका मतलब है 12 धन आवेश, दोनों को संयोजित किया गया, तो यहाँ पे हमें कितने आवेश मिले, 0 आवेश मिले। और 0 आवेश का मतलब होता है विद्युत उदासीन, या शॉर्ट में हम केवल उदासीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें उसके विषय में यह जानकारी देता है कि उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, या इसके वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनों का ही तो वितरण करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ही वितरण करना है। तो मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, वितरित कर देना है। तो इसे हम वितरित कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल से अगर ये आप लोग बना लेते हैं तो इसे आसानी से वितरित कर सकते हैं। 12 यहाँ पे काउंट कर लिए, कहाँ पे 12 पूरे हो रहे हैं, 2 2 4 6 10 2 12, देख रहे हैं यहाँ तक आने पे 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहले से ही निश्चित है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहले से ही निश्चित है, और इन्हीं को बस हमें लिख देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देख रहे हैं कि 2 2 4 6 10 तो 12 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो चुका है। यानी ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, अबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे क्लोरीन, प्रतीक होता है Cl, परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2। चाहो तो पहले ही काउंट कर सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो। तो 17 है, तो 17 हम काउंट कर लेते हैं कहाँ पे पूरे हो रहे हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो जा रहे हैं, यानी कि एक कम, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हमें लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो लिख लेते हैं 1s2 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 और कामा 3p5। ये हो गया क्लोरीन का आपबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके पश्चात एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे है मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक 20। तो काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। यहाँ तक सीरियल से लिख दो क्रम से उसे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, इस तरीके से। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोगों का क्या करना है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का नाम प्रतीक याद कर लेना है।
और उसके बाद इसके अगली वीडियो में हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।